नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट भूतिया ढाबा की है और जिनके साथ उस भूतिया ढाबा पर भूतिया घटना हुई थी उनका नाम अभिनव है। तो चलिए अब यह कहानी अभिनव जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे चाहकर भी आज तक भूल नहीं पाया हूं। और यह किस्सा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त मेरे कुछ बेहद करीबी दोस्त भी इसमें शामिल थे जिनके साथ मैं उस सफर पर निकला था। यह घटना आज से लगभग 9 साल पहले की है। तब मैं कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लखनऊ में ही अपने घर पर था। उस वक्त एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और हम सब दोस्तों के पास अच्छा खासा खाली वक्त था। उसी दौरान एक दिन हम सब मिलकर मेरे कमरे में बैठे हुए थे और बातों बातों में मैंने कहा, यारों अब तो बहुत दिन हो गए कहीं घूमे हुए। पिछली बार की ट्रिप को भी 2-3 साल हो चुके हैं। क्यों ना इस बार कोई लंबा टूर प्लान किया जाए। मेरी बात सुनते ही रणदीप, जो हमारा सबसे सीनियर दोस्त था और जिसके पास एक साथ सीटों वाली गाड़ी थी, वो बोला, यार अभिनव, इस बार हम लोग वैष्णो देवी की तरफ निकलते हैं। वहां दर्शन भी हो जाएंगे और माहौल भी एकदम अलग मिलेगा। पहाड़, ठंडी हवा और ऊपर से एक पवित्र जगह का सुकून, सब कुछ एक साथ। रणदीप की बात सुनकर सबके चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं ठंडे और पहाड़ी इलाकों में जाने का ही मन था। फिर मैं बोला, अगर हम वैष्णो देवी जा ही रहे हैं तो क्यों ना साथ में कुछ पुराने किले भी देख आएं। मैंने बारामूला के पास हरवा का किला देखा है तस्वीरों में। एकदम शाही अंदाज लगता है। जो भी वहां जाता है उसे सच्ची में राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आती होगी। अब तो ट्रिप का मूड पूरी तरह बन चुका था। हम सब ने तय किया कि अगले सोमवार सुबह हम निकलेंगे। उस वक्त सोमवार आने में सिर्फ 9 दिन बचे थे, तो हम सब ने फटाफट अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रणदीप ने अपनी गाड़ी को अच्छे से सर्विस करवा लिया था और बाकी लोग खाने पीने, कैमरा, कपड़े, पावर बैंक वगैरह का इंतजाम करने लग गए। अब क्योंकि रणदीप की गाड़ी में आराम से 7 लोग बैठ सकते थे और हमारी दोस्त मंडली में सिर्फ 5 लोग ही थे, तो योगेश ने सुझाव दिया कि अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं अमित भैया और मानसी भाभी को भी बोल देता हूँ। वो भी कई दिनों से कह रहे थे कि कहीं घूमने जाना है। सुनकर मैं बोला, बिल्कुल यार, मजा आएगा और वैसे भी सफर लंबा है, जितने दोस्त होंगे उतनी मस्ती होगी। रणदीप थोड़ी देर तक शांत रहा, शायद सोच रहा था कि इतने लोग गाड़ी में एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, बुला लो, मेरी गाड़ी में जगह है और ड्राइव मैं ही कर लूंगा। फिर उसी दिन योगेश ने फोन करके अमित भैया और मानसी भाभी को बता दिया और वो भी तुरंत तैयार हो गए। उसके बाद हमारी पूरी टीम फिक्स हो गई। मैं, अभिनव, रणदीप, योगेश, अमित भैया, मानसी भाभी और हमारे 2 और दोस्त, कुल 7 लोग। फिर वो दिन भी आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, सोमवार। उस दिन हम सब सुबह करीब 7 बजे निकल पड़े लखनऊ से अपनी गाड़ी में। मौसम भी उस दिन बहुत सुहाना था, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, हल्की हल्की धूप और बादलों का साथ। हमें मालूम नहीं था कि यह सफर हमें सिर्फ वैष्णो देवी के दर्शन तक नहीं ले जाएगा, बल्कि रास्ते में हमें एक ऐसे अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। उस वक्त हम सब के चेहरे पर खुशी और उत्साह था, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर हमारी हंसी अचानक सन्नाटे में बदल जाएगी। हम 7 दोस्त उसी एक गाड़ी में आराम से बैठ गए थे और सफर की शुरुआत पूरे जोश और मस्ती के साथ हुई थी। क्योंकि ये ट्रिप करीब 10 दिन की थी, तो सभी ने अच्छा खासा सामान भी रख लिया था। हर किसी के पास एक एक बड़ा बैग था जिसमें कपड़े, कुछ स्नैक्स, जरूरी दवाइयां और कैमरा वगैरह रखा गया था। ये सारे बैग्स रणदीप ने अपनी गाड़ी की छत पर एक रैक में बड़े करीने से जमा दिए थे। ऊपर से उन बैग्स पर उसने एक वाटरप्रूफ कवर भी कस दिया था, ताकि अगर कहीं रास्ते में बारिश आ भी जाए
तो भी बैग्स और उनके अंदर का सामान सूखा रहे। सफर की प्लानिंग तो हमने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ की थी, लेकिन उस वक्त हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो शुरुआत एक मस्ती और सुकून भरी यात्रा से हुई थी, वो धीरे धीरे एक ऐसा अनुभव बन जाएगी जिसे हम में से कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। असल में जब भी कोई ट्रिप शुरू होती है तो हर इंसान के दिमाग में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें चलती हैं। कोई फोटो क्लिक करने के बारे में सोचता है, कोई नई जगहों को देखने की प्लानिंग करता है और कोई खाने पीने की चीजों की लिस्ट बनाता है। हम भी उन्हीं भावनाओं में डूबे हुए थे। गाड़ी को खुद रणदीप चला रहा था और उसे लंबी ड्राइविंग का अच्छा खासा अनुभव भी था। अब सुबह का वक्त था, चारों तरफ हल्की धूप और ताजी हवा थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और उसी माहौल में गाड़ी लखनऊ से धीरे धीरे निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। हमारे ग्रुप का अगला स्टॉप करीब 10 किलोमीटर दूर था, जहां हमें अमित और मानसी को पिक करना था। वो दोनों पहले से ही एक बस स्टॉप पर हमारी राह देख रहे थे। जैसे ही हम लोग उस बस स्टॉप के पास पहुंचे, अमित दूर से हाथ हिलाता हुआ दिखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। गाड़ी रुकते ही वह फौरन पीछे की सीट पर चढ़ गया और उसके साथ साथ मानसी भी गाड़ी में बैठ गई। अब हमारी टीम पूरी हो चुकी थी। मैं, अभिनव, रणदीप जो ड्राइवर भी था, योगेश, अमित, मानसी और हमारे 2 और दोस्त, कुल 7 लोग एक गाड़ी में एक यादगार सफर पर। जैसे ही गाड़ी दोबारा चली, अमित ने झोले में से कुछ समोसे निकाले और सबको पकड़ाए। मस्ती का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। गाने बजने लगे, हंसी मजाक की आवाजें गाड़ी के अंदर गूंजने लगीं। बाहर का नजारा बदलने लगा था। धीरे धीरे शहर की भीड़ कम होती जा रही थी और हरे भरे खेत, पहाड़ और लंबे लंबे पेड़ सामने आते जा रहे थे। कहानी तो यहीं से असली मोड़ लेने वाली थी, लेकिन उस वक्त हमें क्या पता था कि हम जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ मंदिर और किला ही नहीं, कुछ ऐसा भी हमारा इंतजार कर रहा है जो हमारे होश उड़ाने वाला था। जिन सभी दोस्तों को उस ट्रिप पर हमारे साथ जाना था, अब वो सभी 7 लोग एक ही गाड़ी में बैठ चुके थे। कार के अंदर मस्ती का माहौल था और रणदीप बड़े मजे से ड्राइव करता जा रहा था। सफर लंबा था, इसलिए हम लोग बीच बीच में हल्का ब्रेक लेते, चाय पीते, कभी किसी झील के किनारे रुककर फोटो खींचते और फिर आगे बढ़ जाते। अब जब से हम चले थे, तब से योगेश बार बार अमित से कुछ बात कर रहा था, जैसे उसे कोई पुरानी बात परेशान कर रही हो। मानसी ने भी कुछ देर में उसमें दिलचस्पी दिखाई और पूछा कि बात क्या है, लेकिन रणदीप जो ड्राइव कर रहा था, उसने पीछे मुड़कर गाड़ी में बैठे सबको सुनाते हुए हल्के गुस्से में बोला, अगर तुम लोग हर छोटी बात पर शक करते रहोगे तो मैं यही गाड़ी रोक देता हूं, फिर सब पैदल घूम लो कश्मीर की वादियों में। ये सुनते ही कार में सब चुप हो गए। उसके बाद पूरे रास्ते किसी ने उस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा। बात खत्म हो गई थी, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई इशारा हमें पहले ही मिल चुका था कि आगे कुछ तो गलत होने वाला है। लेकिन फिर वही बात, जब इंसान किसी ट्रिप पर निकलता है तो सिर्फ मस्ती और मजे के बारे में सोचता है, ना कि अनहोनी के बारे में। अब जब हम सोमवार की सुबह 7 बजे लखनऊ से निकले तो अमित और मानसी को हम लोग रास्ते में एक मोड़ पर पिक कर चुके थे। फिर हमारी गाड़ी यूपी पार करते हुए धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ती गई। हमने पहले दिन की ड्राइविंग में सीधे कुपवाड़ा तक की दूरी तय की और वहां एक होटल में रुकने का प्लान पहले से ही फिक्स था। कुपवाड़ा पहुंचते ही पहाड़ों की ठंडी हवा और हरियाली ने जैसे हम सबका स्वागत किया। वहीं होटल में चाय पीते हुए मैं रणदीप से कहता हूं, भाई जब दर्शन वर्शन निपट जाएं तो लौटते वक्त बारामूला के पास जो हरवामुला किला है ना, वहीं भी चलते हैं। सुना है बहुत ही शानदार और रहस्यमय जगह है वो। रणदीप मुस्कुराता है और जवाब देता है, पहले माता के दर्शन कर लें, फिर रास्ते में एक एक कर सब जगह घूम लेंगे। डचना फॉरेस्ट भी हमारे रूट में आएगा ना? मैंने कहा, हाँ भाई, सब कुछ प्लान में है। इस बार की ट्रिप कुछ अलग ही फीलिंग दे रही है। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस रास्ते को हमने एडवेंचर के लिए चुना है, वही रास्ता हमारे लिए खौफ की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगा। हम सोच रहे थे कि ये ट्रिप हमें यादें देगा, लेकिन ये ट्रिप हमें ऐसी सच्चाई दिखाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक हमारी पूरी टीम एक साथ थी। सभी 7 दोस्त एक ही गाड़ी में थे और ट्रिप का जोश अपने चरम पर था। रणदीप ड्राइव कर रहा था और बाकी सब मस्ती में लगे हुए थे। उस वक्त की बात करें तो आज से 9 साल पहले का समय था। न गूगल मैप का इतना चलन था,
और न ही हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल थे। रणदीप के पास तो एक साधारण कीपैड वाला फोन था। इसलिए हम लोग पूरी ट्रिप बिना किसी नेविगेशन के ही बस पुराने अनुभवों और पूछते पाछते निकल पड़े थे। हमने पहले दिन देर रात तक ड्राइव किया और कुपवाड़ा पहुंच गए। रात के करीब 10 बजे थे जब रणदीप ने अचानक कहा, अब मुझसे और गाड़ी नहीं चलाई जा रही यार, कमर एकदम टाइट हो गई है। उसके इतना कहते ही योगेश बोला, तो कोई बात नहीं, अमित चला लेगा, थोड़ी देर उसे स्टीयरिंग पकड़ा दो। अब ये अमित वही था जिसे हम प्यार से ड्राइवर नहीं बनने देने वाले दोस्त कहते थे, क्योंकि रणदीप को उस पर गाड़ी चलाने को लेकर भरोसा नहीं था। रणदीप ने अमित की तरफ एक नजर डाली, थोड़ी देर तक कुछ कहा नहीं और फिर बिना कोई जवाब दिए खुद ही गाड़ी से उतरकर थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करने लगा। हम सब भी बाहर निकल आए, थोड़ा टहले और फिर योगेश ने जो घर से सादा खाना लाया था वो सबके बीच बांट दिया। रात 10 से 11 के बीच हम सब ने खाना खा लिया और हल्की ठंडी हवा में कुछ देर बातें करते रहे। फिर रणदीप ने बिना कुछ बोले दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली और कार फिर आगे बढ़ने लगी। पहला दिन तो बिल्कुल शांत और ठीक ठाक बीता। कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे लगे कि ये ट्रिप किसी गड़बड़ रास्ते पर जा रही है। लेकिन असली बात तो अगले दिन से शुरू होनी थी। दूसरे दिन दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हम सब फिर से नहा धोकर तैयार हो गए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया। प्लान ये था कि आज हम अनंतनाग के रास्ते वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का सफर जारी रहेगा। पहली रात हम जिस होटल में रुके थे वो कुपवाड़ा के एक शांत हिस्से में था। वहां से निकलने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव वैष्णो देवी तक सीधे पहुंचने का था। कोई नया स्टॉप नहीं, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। उस दिन की ड्राइविंग भी रणदीप ने ही की। अमित को भले गाड़ी चलानी आती हो, लेकिन रणदीप को यह बात हमेशा परेशान करती थी कि अगर गलती से कोई छोटी सी चूक हो गई तो पूरी ट्रिप खतरे में पड़ सकती है। और उसके डर की एक वजह यह भी थी कि हम सब इस पहाड़ी इलाके में पहली बार इतनी लंबी ड्राइव पर निकले थे। अब तक हम पूरे श्रीनगर शहर को पार कर चुके थे। रास्ते में कभी बारिश की हल्की बूंदें गिरती तो कभी बादलों की वजह से कुछ मीटर आगे तक भी देख पाना मुश्किल हो जाता। इसी बीच योगेश ने कहा, अब कुछ खा लेते हैं यार, घर से लाया हुआ खाना तो खत्म हो गया, शहर के बीच में है, कोई होटल देख लेते हैं। लेकिन रणदीप ने रियर व्यू मिरर में झांकते हुए जवाब दिया, मौसम का मूड गड़बड़ लग रहा है, जितना जल्दी हो सके हमें श्रीनगर के इस सुनसान जोन को पार कर लेना चाहिए। अगर यहाँ बारिश आ गई तो हम फंस सकते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा और जंगली है, होटल भी कम मिलते हैं इस पट्टी में। अब जब वो ऐसा कह ही चुका था तो हम सब ने उसकी बात मान ली। कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि सबको अंदाजा था कि पहाड़ों में मौसम कब पलटी मार दे इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए हम बिना खाना खाए ही आगे निकल लिए। शाम ढल रही थी, आसमान में घने बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक अब हरियाली की जगह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी, जमीन और कंटीली झाड़ियां दिखने लगी थी। अब गाड़ी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आने लगी थी जो हमारी इस ट्रिप को एक अलग ही दिशा में मोड़ देने वाला था। हालांकि प्लान तो यही था कि रास्ते में कहीं रुककर खाना खा लेंगे, लेकिन सबका मूड यही बना कि चलो 2-3 घंटे और सफर कर लेते हैं, शायद अनंतनाग तक पहुंच जाएं। लेकिन शायद उस वक्त हम लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल बैठे थे, क्योंकि उस दिन हम न तो वैष्णो देवी पहुंच पाए और न ही अनंतनाग, बल्कि उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसने हमारा रास्ता ही बदल दिया। और उसी मोड़ से हमारी इस ट्रिप का असली अजीब और डरावना हिस्सा शुरू हो गया। दरअसल श्रीनगर पार करते हुए हम एक हाईवे से होकर अनंतनाग की तरफ जा रहे थे। रास्ता ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन तभी एक पुलिया के ऊपर हमें लंबा जाम दिखा और रोड चारों ओर काफी भीड़ इकट्ठा थी। देखकर साफ लग रहा था कि जाम को हटने में काफी समय लगेगा। हमने सोचा कि शायद गाड़ियों की वजह से आगे का रास्ता बंद हो गया है। तभी रणदीप की नजर नीचे वाली एक कच्ची सड़क पर पड़ी, जहां से बाकी की कुछ गाड़ियां निकल रही थीं। उसने बिना देर किए गाड़ी उसी रास्ते पर मोड़ दी और हम भी बाकी मुसाफिरों की तरह उस डाइवर्जन से आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही हम कुछ मीटर आगे पहुंचे तो समझ आया कि आगे का रास्ता भी बंद था। पूरी तरह चक्का जाम, आगे से भी रास्ता बंद और पीछे से भी इतनी गाड़ियां उतर चुकी थीं कि वापसी का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब हम पूरी तरह फंस चुके थे। उसी बीच अमित गाड़ी से उतर गया और बोला, मैं थोड़ी देर टॉयलेट करके आता हूं। हम सब गाड़ी में ही इंतजार करते रहे। करीब 5 मिनट बाद वो लौटा और बोला, अरे यार, मैंने सामने एक छोटा रास्ता देखा है, शायद ये फिर से उसी मेन हाईवे पर जाकर मिलता होगा, क्यों ना वहीं से ट्राई करें।
वरना तो यहां ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, और ये ट्रक हटने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। उसका सुझाव सुनकर हम सब सोच में पड़ गए, लेकिन फिर तय किया कि कम से कम ट्राई करके देखा जाए। हमने गाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी जहां अमित ने बताया था। थोड़ी ही दूरी पर एक टूटा फूटा सा कच्चा रास्ता दिखा जो रिंग रोड के बगल से होकर जा रहा था। वहां एक पुराना सा लोहे का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ नाम और दिशा पूरी तरह धुंधला हो चुका था, लेकिन नीचे की तरफ मोटे अक्षरों में जो कुछ लिखा था वो साफ नजर आ रहा था। वो कुछ ऐसा था जिसने हमें कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उस बोर्ड के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, आगे का इलाका डचना फॉरेस्ट के अधीन आता है। यह एक जंगल क्षेत्र है, सावधानी से वाहन चलाएं। डचना फॉरेस्ट का नाम पढ़ते ही रणदीप का चेहरा जैसे चमक उठा। उसने तुरंत बोला, अरे ये तो वही इलाका है यार, मैं अपने कॉलेज टाइम में कई बार यहां ट्रैकिंग के लिए आ चुका हूं। जंगल का रास्ता मुझे अच्छे से पता है, तुम सब टेंशन मत लो। उसका आत्मविश्वास देखकर सबने हामी भर दी। उस वक्त हम में से कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि आखिरी बार रणदीप इस जंगल में लगभग 20 साल पहले आया था। इतने लंबे वक्त में जंगल का नक्शा क्या से क्या हो चुका होगा, ये बात तब किसी के दिमाग में नहीं थी। रणदीप की बातों का असर ऐसा था कि गाड़ी में बैठे बाकी 6 लोग एक भी शब्द नहीं बोले। सबने मान लिया कि वो सही रास्ते पर ले जा रहा है। कार अब धीरे धीरे उस कच्चे और घुमावदार रास्ते पर डचना फॉरेस्ट के भीतर दाखिल हो चुकी थी। करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। जो काले बादल पिछले कुछ घंटों से सिर पर मंडरा रहे थे, उन्होंने अब जमीन से रिश्ता जोड़ लिया था। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते पूरा कांच पानी से धुंधला हो गया। रणदीप ने झट से गाड़ी का वाइपर ऑन किया, लेकिन वो मुश्किल से हिल रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद वाइपर ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। अब हालत यह हो गई थी कि रणदीप को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी के शीशे के उस पार सिर्फ पानी की धारें थीं और बिजली की गड़गड़ाहट बीच बीच में पूरे माहौल को हिला रही थी। हम सब गाड़ी में बैठे थे और सोच रहे थे कि शायद अब रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर तुरंत ध्यान आया कि हम जिस एरिया से गुजर रहे हैं वो डचना फॉरेस्ट का घना हिस्सा है और वहां रुकना मतलब जंगली जानवरों से सीधा सामना हो सकता है। लेकिन जो असली खतरा था वो न तो बारिश थी, न ही बिजली और न ही कोई तेंदुआ या भालू। असल खतरे का तो हमें अभी अंदाजा ही नहीं था। वो सब तो बस शुरुआत थी। जिस मोड़ पर अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ने वाली थी, वहीं से हमारे जीवन का सबसे डरावना और अजीब अनुभव शुरू होने वाला था। अब जैसे जैसे बारिश तेज होती जा रही थी और वाइपर काम नहीं कर रहा था, रणदीप ने गाड़ी की स्पीड बहुत धीमी कर दी थी। गाड़ी जैसे रेंगती हुई चल रही थी। तभी योगेश, जो बगल में बैठा था, थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में बोला, रणदीप, मैंने तुझे कहा था ना, श्रीनगर निकलने से पहले ही कुछ खा लेते हैं। अब देख, रात के 11:30 बज रहे हैं और तू हमें इस जंगल जैसे रास्ते में ले आया है। यहां तो दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं दिख रही। होटल की तो बात ही छोड़ो। रणदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी से समझ आ रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बस धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा और योगेश की बातों को सुनता रहा। इसी बीच जैसे ही गाड़ी एक ढलान से नीचे उतरी, बाईं तरफ दूर से कुछ रोशनी सी झलकती दिखी। वो कोई बाग बगीचा सा एरिया लग रहा था और उसके ठीक सामने एक कच्चे ढांचे जैसा ढाबा था जिसके बाहर कई बल्ब जल रहे थे। लाइटें हल्की हल्की झपक रही थीं और उस अंधेरे माहौल में वो नजारा किसी उम्मीद की किरण जैसा लगा। मैं पीछे वाली सीट पर बैठा था। जैसे ही वो जगह दिखी, मैंने चिल्लाकर कहा, अरे रणदीप, वो देख, सामने कुछ लाइट्स दिख रही हैं। लगता है कोई ढाबा है। चलो वहीं रुकते हैं। यार, मेरा तो भूख से हाल बेहाल है। मेरी बात सुनते ही बाकी सभी दोस्त भी उठ बैठे और सामने झांकने लगे। सबका जवाब एक जैसा था, हाँ हाँ, वहीं रुकते हैं। अब भूख इतनी थी कि किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इस सुनसान जंगल में आखिर ढाबा आया कहां से। कोई ये सोचने को तैयार नहीं था कि इतनी वीरान जगह पर, जहां पिछले 1 घंटे से कोई भी दुकान या इंसान नहीं दिखा, वहां अचानक से इतनी रोशनी वाला ढाबा कैसे खड़ा हो सकता है। पर उस वक्त हमें बस एक ही चीज की जरूरत थी, खाना। रणदीप ने गाड़ी ढाबे के बिल्कुल सामने लाकर रोक दी। जैसे ही हम सबने दरवाजे खोले और बाहर पैर रखा, एक जोर की झपकी आवाज हुई और एक पल में उस ढाबे की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। योगेश बोला, यार, ये तो अजीब हो गया। हमारे नीचे उतरते ही सब लाइट्स बंद हो गईं।
रणदीप ने जवाब दिया, अरे बारिश की वजह से लाइट ट्रिप कर गई होगी। लोहे के पोल से करंट फैलता है ऐसे मौसम में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम भी ज्यादा देर तक गाड़ी के पास नहीं रुक सकते थे क्योंकि बारिश माफ नहीं कर रही थी। भीगने से बचने के लिए हम सब दौड़ते हुए उस ढाबे की तरफ भागे और किसी तरह उस छत के नीचे पहुंच गए। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हम सिर्फ बारिश से नहीं भाग रहे थे, हम अनजाने में एक ऐसे साए के भीतर दाखिल हो चुके थे जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाने वाला था। जब हम उस ढाबे के सामने पहुंचे थे तो बाहर से जो लाइटें झपक रही थीं, उन्होंने हमें यह महसूस ही नहीं होने दिया था कि वह जगह असल में कितनी पुरानी और खस्ता हाल है। लेकिन जैसे ही हम बारिश से बचते हुए ढाबे के पास पहुंचे तो साफ समझ में आ गया कि वह कोई पक्की बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक टीन की छत से ढकी झोपड़ी जैसी जगह थी। आगे की तरफ एक खुला सा हिस्सा था जिसमें कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और लोहे की पुरानी टेबलें रखी थीं। लेकिन वहां का सन्नाटा कुछ अजीब था, न कोई इंसान, न कोई आवाज। बस दूर कोने में एक मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उसके ऊपर कुछ बड़े बड़े पतीले रखे हुए थे। उन पतीलों से सब्जी जैसी खुशबू आ रही थी, जिससे यह तो साफ था कि वहां कुछ देर पहले खाना पकाया गया है। अब भूख ने तो हम सबकी सोचने समझने की ताकत वैसे भी छीन ली थी। रणदीप ने आगे बढ़कर जोर से आवाज लगाई, कोई है भाई, खाना मिलेगा? उसकी आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि अंदर से किसी के खांसने की धीमी सी आवाज आई। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, लगा जैसे कोई अंदर ही है। फिर कुछ ही सेकंड में सामने वाले दरवाजे की कुंडी खुली और दरवाजा थोड़ा चरमराता हुआ खुला। अंदर से एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा आदमी लालटेन लिए बाहर निकला। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं और हाथों में कांपते हुए लालटेन थामे वह धीरे धीरे बाहर आया। हमारी तरफ देखते हुए उसने कहा, आइए हुजूर, आइए, क्या चाहिए? चाय, खाना या कुछ और? उसकी बात का जवाब देने ही वाले थे कि तभी अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दर्जनों लोग आपस में बातें कर रहे हों। एकदम हल्का हल्का कोलाहल, जैसे कोई शादी ब्याह वाली जगह पर लोग बातें करते हैं। हम सब एक पल को चौंक गए, क्योंकि जब बाहर इतनी वीरानी थी तो अंदर इतनी भीड़ कैसे? हम अभी उस बूढ़े आदमी की तरफ देख ही रहे थे कि तभी अंदर से एक और शख्स बाहर आया, एक बूढ़ी औरत। वह अपने दोनों हाथों में एक बड़ा पतीला लिए हुए थी, जिसे उसने एक मोटे कपड़े से पकड़ रखा था। पतीले से भाप उठ रही थी, यानी अंदर खाना गर्म था। बूढ़ी औरत ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने बूढ़े से कहा, हटो जरा बाबा, मैं खाना बाहर रख दूं। अब वो बूढ़ा आदमी हमारे और करीब आ गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे हुजूर, पेट भर खाना मिलेगा आपको। इतने अंधेरे में अगर यही नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? इस पूरे जंगल वाले इलाके में यही एक ठिकाना है जहां रात में खाना बनता है। रणदीप ने उसकी बात सुनते हुए थोड़ा अचरज से पूछा, रात में ही क्यों? दिन में खाना क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, हुजूर, इस रास्ते से दिन में कोई नहीं आता। दिन के वक्त बस चाय पानी चलता है। असली ग्राहक तो रात के मुसाफिर ही होते हैं। इतना कहकर उसने एक हाथ से इशारा किया ढाबे के एक कोने में रखी कुर्सियों की तरफ। बैठिए उधर, अभी खाना लगाता हूं। हम सब भूख से बेहाल थे तो झट से जाकर उन कुर्सियों पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही हमने टेबल को देखा तो दंग रह गए। पूरी टेबल और कुर्सियां धूल से पट चुकी थीं, जैसे महीनों से किसी ने उन पर हाथ तक न लगाया हो। रणदीप ने चिढ़कर बूढ़े से कहा, अरे बाबा, कम से कम बैठने की जगह तो साफ रखो, देखो कैसी धूल है यहाँ। बूढ़ा, जो उस वक्त लालटेन लेकर उस आग जल रही जगह की तरफ जा रहा था, उसने इतना सुनते ही गर्दन मोड़कर पीछे देखा, और तब जब उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव पहले से बिल्कुल अलग थे। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो चुकी थीं, इतनी बड़ी कि उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अब एक अजीब सा गुस्सा था। उसने गले में भारीपन लाकर एक सख्त आवाज में कहा, उधर बगल में कपड़ा टंगा है, खुद ही उठाकर साफ कर लो। उसका लहजा ऐसा था जैसे उसने आदेश दिया हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो था उसकी गर्दन का घूमना। जिस तरीके से वो अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देख रहा था, उसे देखकर एक पल के लिए तो हम सब डर गए थे। किसी भी आम इंसान की गर्दन जितनी मुड़ती है, उससे कहीं ज्यादा उसकी गर्दन मुड़ चुकी थी। पूरी नहीं, लेकिन इतनी कि किसी का भी ध्यान उस पर टिक जाए। हम सबने उसकी तरफ एक बार और देखा और फिर नजरें हटा ली। पास में ही एक कपड़ा टंगा हुआ था। अमित ने वो कपड़ा उठाया और हम सब मिलकर कुर्सी और टेबल को साफ करने लगे।
कुछ ही देर में सारी धूल मिटा दी गई और हम वहीं बैठ गए। हम बैठे बैठे खाना आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच पीछे के कमरे से जो अजीब सा शोर आ रहा था वो हमें खटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर 20 से 25 लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे हों। पर सवाल यह था कि इतने लोग आए कहां से। बाहर कोई गाड़ी नहीं, कोई मोटरबाइक नहीं, और इस पूरे ढाबे के आसपास सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी थी। इसी सोच में हम डूबे हुए थे कि मेरी नजर ढाबे के उस पार वाली तरफ पड़ी। उस दिशा में एक घना बाग जैसा कुछ दिख रहा था, देखने में एकदम किसी शहर के पार्क जैसा। मैंने धीरे से रणदीप से कहा, भाई इस वीरान जंगल में यह पार्क कौन बनवाएगा? देखो तो एकदम नया लग रहा है। इस पर अमित बोला, शायद किसी अमीर आदमी की निजी जमीन हो। कभी कभी लोग हाईवे के किनारे ऐसे पार्क बनवा देते हैं राहगीरों के लिए। हम उस बात को वहीं छोड़ दिए और दोबारा खाने की बात करने लगे। तभी वही औरत जो कुछ देर पहले पतीला लेकर बाहर आई थी फिर से लौटी। अब वह थाली में खाना लेकर हमारे पास आ रही थी। जैसे ही वो खाना परोसने लगी, हम सब उसके व्यवहार को थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगे। वो हम में से हर एक के चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी, ऐसे जैसे वो हमारे चेहरे पड़ रही हो। उसकी नजरें एक एक चेहरे पर कुछ पल टिकती और फिर अगले पर चली जाती। हाथ उसके थालियों में खाना परोस रहे थे, लेकिन नजरें हमारे चेहरों पर थीं। जब वो खाना परोस चुकी और मुड़ने लगी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो आमतौर पर किसी खुश इंसान के चेहरे पर नहीं होती, बल्कि जैसे किसी को किसी चाल का मजा आ रहा हो। मैंने उस मुस्कान को नोट किया, लेकिन उस वक्त भूख इतनी तेज थी कि ज्यादातर दोस्त बस थाली पर टूट पड़े। सबका ध्यान बस खाने पर था, लेकिन मेरा मन अटका हुआ था ढाबे के उस कोने में, जहां चूल्हा जल रहा था और उन बड़े बड़े पतीलों से अब भी वही खुशबू उठ रही थी जो हमने यहां पहुंचते ही महसूस की थी। मैं बार बार खाने से नजर हटाकर उसी जगह देख रहा था। कुछ तो था उस हिस्से में, कुछ ऐसा जो साफ तो नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कुछ खटकने लगा था। मैं जैसे ही उस चूल्हे वाली जगह की तरफ बार बार देख रहा था, मेरी नजर बूढ़े आदमी पर टिक गई। वो वहीं खड़ा खड़ा बिना पलक झपकाए हमें घूर रहा था, और जैसे जैसे हम लोग खाना खाते जा रहे थे, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती जा रही थी। इतने में वो बूढ़ी औरत, जो पहले अंदर नहीं दिखी थी, दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर आ गई। उसके हाथ में भी वैसी ही एक पुरानी लालटेन थी जैसी उस बूढ़े आदमी के पास थी। बस फर्क इतना कि उसकी लालटेन पूरी रोशनी के साथ जल रही थी। उसकी कमर भी उसी बूढ़े आदमी की तरह झुकी हुई थी और चलने के लिए वह एक मोटी लकड़ी का सहारा ले रही थी। वो चुपचाप जाकर उसी बूढ़े के बगल में खड़ी हो गई। हमने सोचा शायद ये दोनों ही इस ढाबे को संभालते हैं। अब तक हम सब ने जमकर खाना खा लिया था। दरअसल भूख इतनी तेज थी कि किसी ने नहीं सोचा कि हमने कितनी मात्रा में खा लिया है। ज्यादा खाने और पिछले 10 घंटे से लगातार सफर करने की वजह से सबके बदन टूटने लगे थे और आंखें नींद से भरने लगी थी। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी। हम सब सोचने लगे कि अब तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही सब खाने के बाद उठे, पैरों में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। रणदीप ने धीरे से कहा, अब रुकना ही पड़ेगा यार, शरीर जवाब दे रहा है। सबने हामी भरी। रणदीप उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, बाबा कोई ऐसी जगह बता दो जहां हम थोड़ी देर आराम कर लें। बूढ़ा कुछ बोला नहीं, बस अपनी उंगली से ढाबे के सामने की तरफ इशारा कर दिया, जहां वो हरियाली वाला बागा था। मैंने उसे पहले देखा था, एकदम सजी धजी जगह, जैसे कोई पब्लिक गार्डन हो। नीचे घनी हरी घास, किनारों पर छोटे छोटे पेड़ और रंग बिरंगे फूल। देखने में तो वो पूरा बाग बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे किसी होटल या पार्क के भीतर का हिस्सा हो। रणदीप ने हामी भरी और कहा, ठीक है, वहीं आराम कर लेंगे। अब जैसे ही रणदीप ने खाने के पैसे देने की कोशिश की, वो बूढ़ा हाथ आगे बढ़ाने के बजाय मुस्कुराकर बोला, रात का खाना है साहब, पैसे बाद में देना, पहले आराम कर लो, जब पेट से सब ठीक लगे तब दे जाना। मैं कोई भाग रहा हूं क्या? उसकी बात सुनकर हमें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसके भाव एकदम सीधे साधे लगे। हम सबने भी सोचा, चलो इंसान दिल का अच्छा है। असल में उस वक्त उसके पैसे न लेने के पीछे जो सच्चाई छिपी थी वो हमें तब समझ नहीं आई। फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ लौटे और वहां से वो चटाई निकाल ली जो घर से सफर के वक्त साथ लाए थे, ताकि कहीं सड़क किनारे बैठकर खाना खाना पड़े तो बिछा सकें। अब वो चटाई मुगल बाग में बिछाने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम उसे बिछा किस जमीन पर रहे हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमने खाना ढाबे की टेबल पर ही खा लिया था तो फिर हम चटाई क्यों निकाल रहे थे। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि क्योंकि थोड़ी ही देर पहले बारिश रुकी थी और पुराने मुगल बाग्स की जो हरी घास थी वो काफी गीली हो चुकी थी। अगर हम ऐसे ही लेट जाते तो कपड़े पूरे कीचड़ से भीग जाते। इसलिए हमने सोचा कि चटाई बिछाकर उसके ऊपर लेट जाना ही सही रहेगा। बाकी के दोस्त चटाई और बाकी सामान लेकर उस बाग की ओर बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे ही था, लेकिन तभी रणदीप ने मुझे पुकारा, अभिनव, गाड़ी से पानी की बोतल ले आ, खाना खाकर प्यास लगी है। मैं वहीं से वापस मुड़ा और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बोतल निकाली, देखा कि उसमें बस थोड़ा सा पानी बचा है। मैंने सोचा चलो ढाबे से जाकर फिर से भर लाता हूं। यही सोचकर मैंने वो बचा हुआ पानी जमीन पर गिरा दिया और खाली बोतल लेकर दोबारा उसी ढाबे की ओर बढ़ गया। लेकिन इस बार जब मैं वापस वहां पहुंचा तो न वो बूढ़ा आदमी दिखा, न वो बूढ़ी औरत, और न ही ढाबे की वो रौनक। सब कुछ एकदम सूना सूना लग रहा था। मैं सीधा उस नल की तरफ गया जहां हमने खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोया था। जैसे ही मैंने नल खोला और बोतल नीचे रखी, मुझे पानी के गिरने की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन मैं साफ नहीं देख पा रहा था कि बोतल में वाकई पानी भर रहा है या कुछ और, क्योंकि बिजली तो पहले से ही गुल थी और उस अंधेरे में कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। सच कहूं तो मेरा ध्यान बोतल पर था भी नहीं। मेरा ध्यान तो उस पुराने दरवाजे पर था, वही दरवाजा जहां से हमें पहले 20 से 25 लोगों की आवाजें आ रही थी। अब भी वहीं से वैसी ही आवाजें आ रही थी, जैसे कोई भीड़ अंदर बैठे बातें कर रही हो। बोतल भरने के बाद जैसे ही मैंने नल बंद किया, मेरे कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मैंने अब तक यह चेक भी नहीं किया था कि बोतल में वाकई पानी भरा है या कुछ और। जैसे जैसे मैं उस दरवाजे के पास जा रहा था, मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी थी। पैर भारी लगने लगे थे और दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने हौले से उस दरवाजे की चौखट पर कदम रखा और जैसे ही अंदर झांका, मेरी सांसें रुक गईं। मेरी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। उस दरवाजे के अंदर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा हमने पहले सोचा था। उस दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ कोई हॉल, कोई बैठक, कोई लोग नहीं थे। वहां था एक बड़ा सा ठहरा हुआ काला तालाब, जिसकी किनारी दरवाजे की दहलीज तक आ चुकी थी। मैं एकदम स्तब्ध हो गया। जिस जगह से कुछ समय पहले लोगों के शोर की आवाजें आ रही थीं, वहां अब सिर्फ एक डरावना, रहस्यमयी, स्याह पानी से भरा तालाब था। और वो तालाब मुझे खींचता हुआ सा लग रहा था। उस दरवाजे के पीछे का जो नजारा था वो मेरे पूरे होश हवास उड़ाने के लिए काफी था। वहां एक बड़ा सा तालाब था और उसमें पानी एकदम स्थिर, काला और गहरा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो तालाब नहीं था, बल्कि वो नजारा जो उसके ठीक किनारे पर दिख रहा था। तालाब के चारों ओर, खासकर उसके एक किनारे पर 4-5 घने बरगद के पेड़ थे और उन पेड़ों की मोटी मोटी शाखाओं से दर्जनों लाशें लटकी हुई थीं, जैसे किसी ने सबको एक ही रात में फांसी पर चढ़ा दिया हो। हर पेड़ पर कम से कम 10 से 12 लाशें, और वो लाशें किसी एक उम्र की नहीं थीं। उनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े और जवान सभी थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो लाशें सिर्फ लटकी नहीं थीं, वो आपस में बातचीत कर रही थीं। उनके गले में फांसी का फंदा था, शरीर हवा में झूल रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई दर्द नहीं, बल्कि जैसे वे अभी भी जिंदा हों और सामान्य बातचीत कर रहे हों। मैं एकटक उन्हें देख रहा था। सांस अटक सी गई थी और तभी मेरी नजर उनके पैरों की तरफ गई। उन सभी के पैर पूरी तरह उल्टे थे, पंजे पीछे और एड़ियां आगे। उस दृश्य को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि हम लोग एक भयानक फंदे में फंस चुके हैं। मैं डर के मारे इतना कांप रहा था कि मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। चेहरा पसीने से भीग चुका था और सांसें रुकने लगी थीं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पलटकर पार्क की तरफ भागने को हुआ, ताकि रणदीप और बाकी दोस्तों को यह सब बता सकूं। पर जैसे ही मैं पलटा, मेरी रूह तक कांप गई। मेरे पीछे ठीक दरवाजे की दहलीज पर वही औरत खड़ी थी जो हमें खाना परोस रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो भोली भाली और शांत लड़की अब एक भयंकर साया लग रही थी। अब जो औरत मेरे सामने खड़ी थी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी हमें खाना परोसते वक्त दिखी थी। उसकी आंखें अब बेहद बड़ी और सफेद थीं।
उनके बीच जो काली पुतली होती है वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। एकदम धुंधली बर्फ जैसी आंखें और उसके होंठ जैसे किसी जानवर ने नोच दिए हों। कटे फटे होंठों से एक गाढ़ा काला सा तरल टपक रहा था, खून जैसा, लेकिन किसी जिंदा इंसान का नहीं बल्कि सड़ चुके मांस का। उसके होंठों से बाहर की ओर दो बड़े बड़े टेढ़े नुकीले दांत निकले हुए थे, जैसे किसी जंगली दरिंदे के हों। वो अब किसी औरत की तरह नहीं, एक भटकी हुई चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसे इतने पास अपने ठीक सामने खड़ा देख मैं एक पल को पत्थर बन गया। मेरी टांगें कांपने लगीं और शरीर सुन्न पड़ने लगा। लेकिन तभी वो अजीब सी खौफनाक आवाज में हंसी। हंसते हुए उसने गर्दन को एक झटके से टेढ़ा किया और भयंकर आवाज में बोली, मरोगे, सब मरोगे, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी भारी और कंपा देने वाली थी कि मेरे मुंह से खुद ब खुद एक भयानक चीख निकल गई। जैसे ही मैं चीखा, वो औरत एक झटके में वहां से गायब हो गई। मैंने फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने दोस्तों की तरफ, जो पुराने मुगल बाग में आराम कर रहे थे, उनकी तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं सड़क पार करने लगा, अचानक एक ट्रक मेरी तरफ इतनी तेज रफ्तार से आया कि मैं बाल बाल बचा। वो ट्रक वहां से इस कदर फुफकारते हुए गुजरा जैसे किसी सुनसान वीराने में नहीं बल्कि हाईवे पर दौड़ रहा हो। मैं हैरान था, इस सुनसान डरावने इलाके में ऐसी स्पीड से ट्रक कौन चला रहा था। पर अब मेरी सोचने की हालत नहीं थी। मैं दौड़ता हुआ बाग की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो मेरे सभी दोस्त रणदीप, योगेश, अमित, मानसी एक जगह कूड़े के ढेर जैसी जगह पर बेसुध पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें घसीट कर फेंका हो या फिर वो खुद ही बेहोश होकर गिर पड़े हों। मैंने पहले तो उन्हें हिलाकर, आवाज लगाकर उठाने की कोशिश की, पर कोई नहीं उठा। फिर मुझे याद आया, मेरे हाथ में वो बोतल थी जो मैंने नल से भरकर लाई थी। मैंने ढक्कन खोला और जैसे ही हथेली में थोड़ा पानी लेकर उनके चेहरे पर छींटे डालने की कोशिश की, मेरी आंखें चौड़ी रह गईं। वो पानी नहीं था, वो काला गाढ़ा खून था, ठीक वैसा ही जैसा अभी उस चुड़ैल के मुंह से टपक रहा था। मैंने कांपते हुए बोतल जमीन पर फेंक दी। अब मैं पूरी तरह डर के हवाले था। हाथ जोड़कर कांपते कांपते मैंने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, बचा लो, किसी भी तरह हमें यहां से निकाल दो। और तभी मेरी आंखों पर कुछ बूंदें गिरी। आसमान से एक बार फिर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उन बारिश की बूंदों ने मेरे साथियों के चेहरों को छुआ और उनमें हलचल होने लगी। एक एक करके सबकी आंखें खुलने लगी। जैसे ही सब होश में आए, मैंने किसी तरह उन्हें पूरी बात बताई। सबके चेहरे पीले पड़ गए, डर उनके अंदर उतर चुका था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक भी पल गंवाए दौड़ते हुए कार की ओर भागे। रणदीप ने दरवाजा खोला, सब चढ़े और बिना एक बार भी पीछे मुड़े उस ढाबे की तरफ देखे बिना उस मुगल बाग और पूरे डचना फॉरेस्ट को छोड़कर हम वहां से निकल गए। जैसे ही हम लोग उस सुनसान जंगल वाले रास्ते से बाहर निकलकर वापस एक मुख्य सड़क पर पहुंचे और आगे जाकर हल्का सिटी वाला इलाका शुरू हुआ, वहीं रणदीप ने गाड़ी रोक दी। योगेश ने हम सबको साफ साफ कह दिया था कि अब हम कहीं और नहीं जाएंगे, ना वैष्णो देवी, ना किला, ना कुपवाड़ा। हम सब सीधा वापस लखनऊ लौटेंगे। वो रात हम सब ने गाड़ी में ही जैसे तैसे काटी। नींद किसी को ढंग से नहीं आई थी, बस बदन टूटता रहा और डर सीने में जमा रहा। जैसे ही सुबह हुई, हम उसी रास्ते से वापस लौटने लगे जिस रास्ते से हम रात को उस ढाबे की ओर गए थे। लेकिन अब जो चीज हमें देखने को मिली वो सुनकर शायद आप यकीन ना करें। जैसे ही हमारी गाड़ी उस जगह से गुजरी जहां रात को वो पुराना ढाबा था, हमें साफ साफ समझ में आ गया कि वो ढाबा अब वहां नहीं है। ढाबे की जगह बस एक खुला मैदान था और ठीक उस मैदान के दूसरी ओर वो काला गहरा तालाब था और उसके पास वही 4-5 बरगद के पेड़। पर इस बार ना किसी पेड़ से कोई लाश लटकी थी और ना ही हवा में कोई सरसराहट थी। जो चीज हमें सबसे ज्यादा झकझोर गई वो सामने वाला पार्क था, जिसे रात को हमने हरी घास, फूलों और सजावटी पेड़ों से सजा देखा था। वही जगह अब उजाड़ और वीरान दिख रही थी। अब वो कोई पार्क नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा कब्रिस्तान था। उस जगह पर बेतरतीब बनी हुई पुरानी कब्रें थीं, घास सूखी पड़ी थी, कीचड़ जैसा जमा हो गया था और चारों तरफ सड़ांत का एहसास हो रहा था। हम सब ने बस चलते चलते ये सीन कुछ सेकंड्स के लिए देखा
और किसी ने भी गाड़ी रुकवाने की हिम्मत नहीं की। कोई पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था। हमने ना कहीं घूमने की सोची, ना किसी और जगह रुके, बस सीधा घर की ओर लौट आए। पर यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। घर लौटने के कुछ ही घंटों बाद हम सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। रणदीप को तेज बुखार चढ़ गया। अमित और योगेश के हाथ पांव टूटने जैसे दर्द करने लगे। मानसी और मैं दोनों को अजीब सा चक्कर और भारीपन महसूस होने लगा। जब अमित ने यह सारी बात एक परिचित को बताई तो उसने बिना वक्त गंवाए हमें एक तांत्रिक बाबा के पास जाने की सलाह दी। वो तांत्रिक बाबा हमारे घर आए और घर में बस घुसते ही बोले, तुम लोग किसी ऐसे स्थान से लौटे हो जहां सिर्फ मृत आत्माएं रहती हैं और तुम पर उन सब की छाया साथ चली आई है। अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ तो ये चीजें धीरे धीरे बहुत बड़ा संकट बन जाएंगी। उनके कहने पर अगले ही दिन हमारे घर पर एक विशेष पूजा रखवाई गई। तांत्रिक ने सबके ऊपर से उतारा किया। घर के कोने कोने में धुआं और विशेष जड़ी बूटियां जलाकर शुद्धिकरण किया गया। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सबकी तबीयत ठीक होने लगी और तब से अब तक कई साल बीत चुके हैं। हम सब ठीक हैं, लेकिन उस रात जो हुआ वो रहस्य अब भी हमारे अंदर जिंदा है। कभी कभी अब भी आंखें बंद करते ही उस काले तालाब का दृश्य, वो झूलती लाशें, वो काला खून और वो औरत की डरावनी हंसी आज भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। पर सच यही है, आज तक हमें यह समझ में नहीं आया कि उस रात हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आखिर था क्या। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। डब्बू राजभर भाई बनारस से, शिव महाकाल भाई दिल्ली से, राहुल भाई बड़ोदरा गुजरात से, कार्तिक भाई बलिया उत्तर प्रदेश से, मोहन मीना जखर ट्रेवल्स राजस्थान से, नौशीन आलम भाई पाकिस्तान से, मनीष बेन भाई राजस्थान से, अभिलाष भाई ओडिशा से, आसिफ शेख भाई कनाडा से, निम्मी रॉय भाई वेस्ट बंगाल से, सचिन भाई उत्तराखंड से, इलेहा भाई सिक्किम से, मार्गो भाई गोवा से, अपोंग नागा भाई नागालैंड से, चंपक कलिता असम से, आकाश रॉय भाई बेंगलोर से, सरोज परियर भाई नेपाल से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, आमिर भाई आजमगढ़ से, नौशाद खान भाई पाकिस्तान से, ददुल साइकिया भाई असम से, किरण दास वेस्ट बंगाल से, सैयद मेहंदी भाई सऊदी से, अब्दुल रहीम भाई असम से, राजेश गोरखा एजवाल भाई मिजोरम से, गुरदीप भाई पोर्टगल से, अभी सिन्हा भाई त्रिपुरा धर्मनगर से, समीर भाई नेपाल काठमांडू से, अब्दुल रहमान और मारिया फातिमा तेलंगाना से, सरोज भाई नेपाल से, गौतम तालावदिया भाई गुजरात से, राजेश कम्हार भाई ओडिशा से, कृष्णा प्रजापति सिहानी भाई गाजियाबाद से, शिवा प्रजापति भाई आगरा से, शाहरुख खान भाई उत्तर प्रदेश हसनपुर से, ऋतु गिरिडीह झारखंड से, अजय राजभर भाई आजमगढ़ से, संतु भाई दिल्ली से, गणेश चौधरी भाई नेपाल से, धर्मेंद्र राजभर आजमगढ़ से, हरजी कुमार भाई इंडिया से, विशाल संधू भाई कोट खुर्द से, अकरम खान भाई मेहर फलोदी से, श्यामकरण भाई उत्तर प्रदेश से, शौबिल घोष भाई देब्रूगढ़ से, लेली पटेल भाई लस्कना से, हैरी गुजर भाई दिल्ली से, मोनिश भाई बरेली फरीदाबाद से, आशिकरा भाई मुजफ्फरपुर से, कमकी भाई अरुणाचल प्रदेश से, राजा अहसन छिब आजाद भाई जम्मू से, सेंगरे मारक भाई मेघालय से, भूपेन भाई असम से, मजीद भाई मालदीव से, न्यारिक भाई ईटानगर से, मोहम्मद रिजवान भाई तेलंगाना हैदराबाद से, त्रिनाथ भाई इंडिया से, आशीष भाई ओडिशा से, कुलदीप कुमार भाई शाहिद भगत सिंह नगर से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, पंकज कुमार भाई जलगांव महाराष्ट्र से, गुड्डू भाई सहरसा बिहार से, एल पाजो भाई कर्नाटक से, समिता दुबई से, जिसान भाई नेपाल काठमांडू से, राज सागर भाई गदरपुर से, अभिलाष भाई इंडिया से, गुफरान खान भाई उत्तर प्रदेश से, अब्दुल रहीम भाई असम से, इरफान और मुन्ना भाई सऊदी से, जितेंद्र सिंह राठौर भाई बाधमेर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, सूरज भाई मधेपुरा बिहार से, फुरी शेरपा भाई नेपाल से, गोविंद कुमार भाई पंजाब से, कशिश देशमुख छत्रपति संभाजी नगर से, सुनीता महादिक लालबाग बुरहानपुर से, मदाब भाई अरुणाचल प्रदेश से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, भावेश रोहित रावत भाई राजस्थान अजमेर पुष्कर से, अकेश बाबू छत्तीसगढ़ रायपुर से, अफजल भाई सऊदी अरब से, राधे और बानो भाई महाराष्ट्र से, मोनिका असम तंगला से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, विनोद गुरंग भाई दुबई से, अब्बास ड्राइवर भाई मुंबई से, राजू राजथाने भाई इंडिया से,
मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, करीम भाई नोएडा से, सुमब बोहरा भाई नेपाल से, रानूगिरी दुबई से, ओम प्रकाश राणा भाई छत्तीसगढ़ से, चिंगट्टेन भाई नागालैंड से, महेंद्र लोहार भाई अहमदाबाद से, राशिद खान भाई फैजाबाद से, योगेश प्रकाश भाई मुंबई से, ममता प्याकुरेल नेपाल से, उमा विश्वास भाई हरमुटी से, आमिर खान भाई लखनऊ से, जावेद खान भाई झारखंड से, सन्नी कुमार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, दीपक भाई सहरसा से, संजू सिंह भाई हिमाचल प्रदेश रामपुर से, इरफान उर्फ मुन्ना भाई सऊदी अरब से, मुकेश भाई राउरकेला से, भाई मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, गुरजीत संधू भाई फिरोजबाद पंजाब से, दिलीप बिस्वास भाई चंदबारी से, ददुल भाई असम से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, मानसी हिंगोली महाराष्ट्र से, मनोज भाई नेपाल झापा से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।